हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद चंद्र प्रकाश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10 के साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि डिस्क्रिप्टिव हैं। यानी दोस्तों, हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक वीडियो में डिस्कस कर लिया है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आपका कल साइंस का पेपर है तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। आज का पहला प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी यानी कि दहन अपक्रिया क्या होती है? एक उदाहरण द्वारा समझाइए इसको। तो यानी हमें समझाना है कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है। तो बेटा हम समझेंगे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के बारे में। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया एक ऐसी अपक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, उत्पाद के साथ साथ जो ऊष्मा भी निकलती है, तो उस अपक्रिया को हम क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया बोलेंगे। यानी कि जब हम अपक्रिया को कराते हैं तो उसमें उत्पाद भी बनता है और साथ में क्या बनती है, एक ऊष्मा भी उसके साथ में निकलती है, तो उस अपक्रिया को क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया बोलेंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका उदाहरण देखेंगे, प्राकृतिक गैस का दहन। यानी जो प्राकृतिक गैस होती है अगर उसको हम जलाएं तो जलाने पर क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो जैसे CH4 यानी कि मेथेन, ये क्या है? मेथेन। मेथेन को जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन, कोई चीज़ अगर जलती है तो जलेगी तभी जब उसमें क्या होगी? ऑक्सीजन उपस्थित होगी तभी जलेगी। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई चीज़ जलती नहीं है। तो क्या करेंगे, जब मेथेन का हम दहन कराएंगे तो वहाँ से क्या निकलते हैं? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O निकलता है, प्लस बेटा क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। तो ये अपक्रिया क्या कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाएगी। तो आशा करते हैं ये आपको क्लियर हुआ होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है? उदाहरण से समझाइए। यानी अब हमको समझाना है कि ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है। हमने ऊष्माक्षेपी को समझा है। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है कि ऊष्मा बाहर निकलती है। और बेटा जो ऊष्माशोषी अपक्रिया होती है इसकी डिफिनीशन को हम समझेंगे। यानी जिन अपक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, यानी कि बेटा वो अपक्रियाएं जिनमें हमें ऊर्जा को देना पड़ता है, यानी अपक्रिया को प्रारंभ कराने के लिए हमें ऊर्जा अपने लगे से देनी पड़ती है, वो अपक्रियाएं क्या कहलाएंगी? ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाएंगे। इसके एग्जाम्पल को समझेंगे हम। एग्जाम्पल जैसे क्या होता है कि Na2 प्लस O2 प्लस ऊष्मा, जब ऊष्मा को हम करते हैं तो क्या बन जाता है? 2NO बन जाता है। यहाँ पर देखो अपक्रिया को कराने में हमें क्या हुई? ऊष्मा देनी पड़ी। जब ऊष्मा हमें देनी पड़ी तो वो अपक्रिया क्या कहलाएगी? ऊष्माशोषी अपक्रिया। यानी ऊष्मा का उसमें अवशोषण हो रहा, यानी ऊष्मा उसमें हम दे रहे हैं तब जाके वो अपक्रिया हो रही, तो वो क्या हो जाएगी? ऊष्माशोषी अपक्रिया हो जाएंगे। एग्जाम की दृष्टि से दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे से तैयार करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से आपको इसको तैयार कर लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, मेंडलीव के मूल आवर्त नियम क्या है? इसकी व्याख्या कीजिए। यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो हमें समझना है कि मेंडलीव का मूल आवर्त नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार तत्वों की भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर समान गुण वाले तत्व एक नियमित अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है। यानी समान गुण वाले तत्वों की एक नियमित अंतराल के बाद क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। यानी मेंडलीव का जो मूल आवर्त नियम है, उसने मेंडलीव ने जो तत्वों को रखा है वो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा है। यानी परमाणु भार जो होते हैं तत्वों के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। यही क्या है? मेंडलीव का मूल आवर्त नियम है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो रुधिर और लसिका में हम दोनों में अंतर देखेंगे, क्या अंतर होता है। तो क्वेश्चन ये भी बेटा क्या है? इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको हम देखेंगे। रुधिर, पहले हम देखेंगे रुधिर। यह गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है। यह रुधिर जो होता है क्या होता है? गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है। और लसिका क्या होता है? यह रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है। यानी कि जो रुधिर होता है वो तो लाल रंग का होता है, गहरे लाल रंग का, लेकिन लसिका में किसी प्रकार का रंग ही नहीं होता। यानी कि ये बेटा क्या होता है? रंगहीन होता है। अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये पहला पॉइंट हो गया, इसका भी ये पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड पॉइंट को हम देखेंगे कि रुधिर में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है। यानी जो रुधिर होता है उसमें जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है? अधिक मात्रा में पाई जाती है। लसिका में प्रोटीन अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाई जाती है। यानी जो लसिका होती है, लसिका में जो प्रोटीन पाई जाती है वो रुधिर की अपेक्षा क्या होती है? कम पाई जाती है। बेटा हम क्वेश्चन का बहुत स्पीड में आपका इसलिए कर रहे हैं, ज़्यादा हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि आपका एग्जाम कल ही है। वैसे वीडियो बनाने में काफ़ी लेट हो गए हैं, तो इसीलिए हम इसको थोड़ा स्पीड में डिस्कस करते हैं। आप अच्छे से इसको तैयार कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट इसका क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3, रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती। देखो रुधिर में क्या होता है, लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है, इसीलिए रुधिर क्या होता है, गहरे लाल रंग का होता है। और लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती, जो लसिका होती है उसमें लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं, नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जो चौथा पॉइंट होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा वर्ज्य पदार्थ कम मात्रा में होते हैं, और जो लसिका होती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा वर्ज्य पदार्थ जो है अधिक मात्रा में होते हैं। ये पॉइंट हो गए लसिका और उसमें। बेटा अगला क्वेश्चन है, भर्जन क्या है, यह क्रिया किन सांद्रित अयस्कों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। भाई क्वेश्चन का सीरियल इधर उधर हो गया है तो आप उसको समझ लेंगे क्वेश्चन में कि भर्जन क्या है, यह क्रिया किन सांद्रित अयस्कों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, अच्छे से यानी इसको देखकर ही जाना है। तो भर्जन हम समझ लेंगे, वह क्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में उनके गलनांक से नीचे ताप पर गर्म किया जाता है, या गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं बेटा। तो नोट सोचेंगे कि यह क्रिया प्रायः सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त में लाई जाती है। जो क्रिया होती है वो किसके, सल्फाइड अयस्कों के लिए क्या होती है, प्रयुक्त में लाया जाता है। देखेंगे जेडेनएस यानी कि जो जिंक सल्फाइड होता है उसकी अभिक्रिया जब हम O2 से कराते हैं तो क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड बनता है, प्लस SO2 निकल जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। यह क्या होगी, भर्जन की एक क्रिया हो जाएगी, जिसको हमने एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा दिया। तो आएगा तो आप ऐसे इसको छाप के आएंगे, एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे कि समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण से समझाइए। यानी कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिसका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं, तथा उसके सदस्यों का समजात कण कहते हैं। यानी कि एक ऐसी कार्बनिक यौगिकों का एक ऐसी श्रेणी जिनके सदस्यों के बीच क्या होता है, सामान्य क्रियात्मक समूह होता है, मतलब उनके जो अंतर होता है क्या होता है, सामान्य होता है। चलिए हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। बड़ा एग्जाम्पल में जैसे मेथेनॉल हो गया, एथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, ये क्या होंगे, इसके उदाहरण हो जाएंगे। चलिए समजातीय श्रेणियों के कुछ लक्षण को हम समझ लेते हैं। हम समझेंगे समजातीय श्रेणी के सदस्यों के निम्नलिखित लक्षण हैं। सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है, यानी बेटा जितने सदस्य होते हैं उनका एक ही क्या होता है, क्रियात्मक सदस्य होता है, तो एक ही क्रियात्मक समूह होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रत्येक क्रमागत सदस्यों के अणु में CH2 का अंतर होता है। कितना अंतर होता है, CH2 का, यानी कि क्रमागत यानी क्रम से जो होगा, जितने के सदस्य होंगे उनमें प्रत्येक में क्या होगा बेटा, CH2 का अंतर होगा। अगला देखेंगे, सभी सदस्यों का एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी सभी जितने सदस्य होते हैं उनको एक सामान्य सूत्र के द्वारा हम इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा क्या है, साबुन के निर्माण से प्राप्त सह उत्पाद का नाम व सूत्र लिखिए। यानी कि आपको एग्जाम में ये इसको देखने को मिलता है साबुनीकरण के नाम से। किसके नाम से, साबुनीकरण के नाम से। तो साबुनीकरण भी पूछा जाएगा तो आपको यही लिख के आना है। तो साबुनीकरण क्या होता है इसको आप देखेंगे। इसमें बेटा क्या होता है, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बनिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। यानी कि जो उच्च अणुभार वाले जो होते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। अभी जब आपको साबुनीकरण पूछा जाएगा तो आपको ऐसे ही करके आना। चलिए इसके हम रिएक्शन को समझ लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सोडियम और पोटेशियम के क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी हम जब क्रिया कराएंगे तो देखो क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है बेटा, और क्या बनेगा, एक साबुन बन जाएगा C17H35 और COONA। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखेंगे कि उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है, उदाहरण से समझाइए। यानी उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती है, इसको हम उदाहरण से समझाना है। यानी बेटा जब अम्ल तथा क्षार की अपक्रिया कराई जाती है तो लवण तथा जल बनता है। जब हम अम्ल और क्षार की अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, लवण तथा जल बनता है। तो इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया। यानी बेटा एक हम क्षार ले लें और एक अम्ल ले लें, जब उनकी अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। तो यह अपक्रिया क्या कहलाएगी, उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाएगी। जैसे हमने NaOH ले लिया, क्या लिया, NaOH और HCl। NaOH क्या है, क्षार है, और HCl क्या है बेटा, अम्ल है। जब उनकी अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, NaCl बनता है। ये क्या होता है, लवण होता है। H2O क्या होता है, जल होता है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, लवण और जल बनता है। तो इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इतने ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि
चैनल पे प्रॉब्लम होने के कारण हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस नहीं कर पाए हैं, लेकिन आशा करते हैं कि हमने जितने क्वेश्चन का डिस्कस किया है इसमें से आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगी। और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो मैंने अभी तुरंत इन क्वेश्चनों को लिखकर और आपके लिए प्रोवाइड कराया है। तो दोस्तों, आपके लिए जितना हो सका हमसे आज, क्योंकि 2 दिन से हमारा चैनल पे एक भी वीडियो नहीं पड़ पाई क्योंकि चैनल हैक हो गया था, तो वहाँ से प्रॉब्लम होने के कारण हम वीडियो एक भी डाल नहीं पाए। लेकिन आज हमने जितना भी हमें टाइम मिला हम आपके लिए काफ़ी मेहनत किए और क्वेश्चन को तैयार किया है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को बेटा शेयर किया करें। थैंक यू, धन्यवाद।